हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम आनुवंशिकी मतलब कि जेनेटिक्स से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर इस टॉपिक से आपकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं जॉर्ज मेंडल। ठीक है, मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। अगला सवाल है, आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं। तो आनुवंशिकी जो इकाई है वो इकाई हो जाएगी जीन की। किसकी? जीन इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो आनुवंशिक यूनिट अर्थात जो जीन होते हैं वो होते हैं गुणसूत्रों में। किसमें? गुणसूत्रों में होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जीन है। तो जीन क्या है दोस्तों यहाँ पर? तो याद रखिएगा, जीन जो होता है वो डीएनए का एक भाग होता है। क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो हैं खुराना। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? बीडल एवं टेटम के द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीन को व्यस्त किया जा सकता है। तो जीन को व्यस्त किया जा सकता है किसके द्वारा? आनुवंशिकता की इकाई के द्वारा, डीएनए के एक भाग के द्वारा, उत्परिवर्तन की इकाई के द्वारा। मतलब कि सभी तरह से हम जीन को व्यक्त कर सकते हैं। अगला सवाल, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो जीन का जो वर्तमान नाम है किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये आपसे पूछा है। तो जोहानसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया था, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम में, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। कौन सा? डीएनए यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो डीएनए का संश्लेषण दोस्तों किया गया था वो खुराना ने ही किया था। किसने किया था? तो खुराना ने किया था, इसे भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ मैं, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था, ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण उनकी संतानों में जो स्थानांतरित होते हैं वो गुणसूत्र द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो किसके कारण माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो आनुवंशिक विभिन्नता एवं वातावरण की विभिन्नता के कारण ही जो माता पिता की संतानें हैं एक समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य में द्विगुणित जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 23। कितनी होती है? 23 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए जो गुणसूत्र उत्तरदायी होता है वो होता है XY। तो इसे भी याद रखिएगा, देख सकते हो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर की कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। कितनी होती है? 46, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण जो होता है वो होता है XY में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण
किससे वंशागत होते हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पिता के द्वारा। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य मानव शुक्राणु में जो ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 22 जोड़ी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो याद रखिएगा, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स मिलने पर क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो कौन सा एक लिंग संलग्न रोग हो जाएगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा, वर्णांधता जो दो दिया है ये यहाँ पर एक लिंग संलग्न रोग कहलाएगा। अगला सवाल है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है? जो कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है उसका होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हीमोफीलिया में होता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसे भी याद रखिएगा आप, क्या होता है हीमोफीलिया में? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला सवाल है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है। तो मनुष्य में जो लाल हरी वर्णांधता है इसको जाना जाता है प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटियोरोपिया के रूप में। तो उपयुक्त दोनों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो संतानों में क्या होगा दोस्तों? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। तो इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला को सवाल है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। तो कितने % वर्णांध होने की संभावना रहती है? तो 0% इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द जो बनाया गया था ये WL जोहानसन के द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा? WL जोहानसन के द्वारा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। और ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के कारण उत्पन्न होंगे। तो वर्णांधता के कारण क्या होगा? पुत्रियों के पुत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो कौन सी व्याधि आनुवंशिक हो जाएगी यहाँ पर? तो हीमोफीलिया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप तकनीक का जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है विवादित जनकता के लिए। किसके लिए? विवादित जनकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन होता है। तो इसे भी याद रखिएगा, डीएनए एवं प्रोटीन। अगला सवाल 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है माता पिता, बलात्कारी और चोर के लिए। तो इनमें से सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है?
तो जीनेटिक्स जो अध्ययन है, ये अध्ययन है आनुवंशिकता एवं विचरण का। किसका? आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन होता है। तो इस पर भी याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से जो आनुवंशिक विचरण होता है वो होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो उपयुक्त तीनों प्रकार से हम आनुवंशिक विचरण कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का जो विवरण होगा वो क्या होता है? 44A+XO। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा चैनल को। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पॉलिटी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।